हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस की। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने टाइप्स के होते हैं, फीडबैक क्या होता है। जब हम कोई भी अपने पास में डिवाइस है, एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर से आउटपुट का कुछ पोर्शन निकाल के वापस हम इनपुट पे दे देते हैं, तो यही आपका कहलाता है फीडबैक। फीडबैक 2 टाइप के होते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर ये आपका एक एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर पर आपने कोई वोल्टेज सप्लाई की है और आपने इस वोल्टेज का कुछ पोर्शन निकाल करके वापस से क्या कर दिया है, आपने फीडबैक दे दिया है यहाँ पर, इस जगह पर। इस तरह से हमने अगर फीडबैक वापस दे दिया है तो ये फीडबैक जो होता है आपका, ये पोर्शन फीडबैक वाला कहलाता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पर इसका अगर फेज़ ऐसा है तो यहाँ पर भी सेम फेज़ होता है, और जब हमें इसका आउटपुट जब मिलता है तो ये फेज़ भी क्या होता है आपका, सेम होता है। मतलब इनपुट सिग्नल का फेज़ और फीडबैक सिग्नल सेम फेज़ में होते हैं और रिजल्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास सिग्नल इंक्रीज़ हो जाता है। ये एम्पलीफायर का गेन है और ये फीडबैक गेन है। फीडबैक गेन की वैल्यू हमेशा 1 से कम रखी जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आउटपुट का सारा पोर्शन ना आए, कुछ ही पोर्शन वापस से इनपुट पर जाए। अगर यहाँ पर ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ होता है, कॉमन बेस हम जानते हैं कि फेज में कभी भी चेंज नहीं करता है, तो हमें आउटपुट वैसा वैसा मिल जाता है। अगर यहाँ पर अपन कॉमन इमीटर यूज कर ले तो कॉमन इमीटर सिग्नल को एम्पलीफाइड तो करता है, बट ये इसके फेज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, 180 डिग्री का फेज डाल देता है। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ज़रूरी है कि इस फीडबैक जो सर्किट है आपका, इस फीडबैक सर्किट को भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस डालना चाहिए। तो वापस से ये इनपुट सिग्नल इसका अब बनेगा, ये इसका आउटपुट इस वाले के लिए इनपुट बनेगा, ऐसा इसमें आएगा, और ये सिग्नल को क्या कर देगा, वापस से एम्पलीफाइड करे, ये क्या कर देगा, फीडबैक भी देगा और इसकी फेज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर 180 का इसमें था और 180 का इसने डाल दिया, टोटल 360 का फेज डिफरेंस हो जाएगा, और हमारे पास इनपुट सिग्नल का फेज और फीडबैक सिग्नल का फेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक आपका होगा। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि यहाँ पर ये सिग्नल ऐसा अगर मिला है तो इसमें कोई चेंज नहीं करता ये बीटा नेटवर्क, ये फीडबैक को बीटा नेटवर्क कहते हैं अपन। तो ये सेम ऐसा इसको बाहर की तरफ निकाल देता है, कुछ पोर्शन को ऐसे, ये अपोजिट फेज में हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि इंटेंसिटी जो होती है, जो आपकी वोल्टेज गेन जो होता है, ये चीज़ें यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है नेगेटिव फीडबैक में। बट हम सर्किट्स में क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली नेगेटिव फीडबैक को ही यूज़ करते हैं। भाई यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई नेगेटिव फीडबैक क्या कर रहा है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है, वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर रहा है, करंट गेन को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ओवरऑल हमारा गेन रिड्यूस हो रहा है। बट नेगेटिव फीडबैक को हम लगा रहे तो कोई ना कोई इसके बेनिफिट्स तो हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट्स की हम बात करेंगे, तो बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक की, नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडवांटेजेस बोल दें या बेनिफिट्स बोल दें, एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या करता है, डिक्रीज इन एम्पलीफायर सेंसिटिविटी। पहला इसमें ये होता है फायदा इसका कि ये डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन एम्पलीफायर्स सेंसिटिविटी। एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी को यहां पर डिक्रीज कर देता है। हमने पहले भी यहां पर बात करी है कि अगर हम यहां पर सिग्नल लगाते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, और इनपुट सिग्नल जो अगर आपके यहां पर ये आपका जो नेटवर्क है, एम्पलीफायर है, ये पुराना है ना, ओल्ड एम्पलीफायर है, या हमने इसको चेंज कर दिया है, या किसी भी और कारण से, यहाँ पर बिल्कुल है कि आपका जो गेन होता है वो डिपेंड करता है, एक तो आपका इनपुट सिग्नल, इनपुट वोल्टेज आपका कैसा है, उस इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, हमने क्यू पॉइंट की बात की है, वो भी स्टेबल नहीं रह पाता, तो यहाँ पर हमें डिस्टॉर्शन सिग्नल में हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो आपका ये जो फीडबैक हमने दिया, ये जो आपका एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर डिपेंड करता है एम्पलीफायर के पैरामीटर्स पर।
एम्पलीफायर के पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो एम्पलीफायर के पैरामीटर्स जो है आपके वोल्टेज गेन है, करंट गेन है, रेजिस्टेंस गेन है, पावर गेन है, उन पर ये बिल्कुल डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर ये पुराना है, इसके साथ जुड़े हुए रेजिस्टेंस पुराने हैं, तो भी इसका यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारा जो है यहाँ पर एम्पलीफायर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो वैसा सिग्नल हमें नहीं दे सकता। अगर आपके इनपुट सिग्नल में यदि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, वो सिग्नल जो हम नहीं चाहते, इसमें हार्मोनिक्स वो प्रेजेंट है, तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी हमें हार्मोनिक्स मिलते हैं और ये हार्मोनिक्स क्या करते हैं, हमारे जो है इसकी कैपेसिटी को, इसकी वर्किंग को बिल्कुल इफेक्टिव करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी प्रकार से ये जो एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी है ये डिक्रीज हो जाए, इस एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी। तो उसको डिक्रीज करने के लिए ही हम फर्स्ट यूज करते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो है स्टेबलाइजेशन फैक्टर के थ्रू हम जो है यहां पर सेंसिटिविटी को, जो स्टेबलाइजेशन जो फैक्टर होता है, इस स्टेबलाइजेशन फैक्टर के थ्रू क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी क्या होती है, कितना एम्पलीफायर सेंसिटिव है। तो उसको अपन यहाँ पर एक फैक्टर से इसको स्टडी करते हैं और वो फैक्टर कहलाता है आपका स्टेबलाइजेशन फैक्टर। उस स्टेबलाइजेशन फैक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, इस एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी को स्टडी करते हैं। तो ये आपका रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, ये रेशियो होता है द फ्रैक्शन ऑफ, it is the ratio of fraction of fractional change, या fractional change बोल सकते हैं, fractional change with feedback and fractional change without feedback। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फैक्टर या स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये फ्रैक्शनल चेंज होता है फीडबैक, ये स्टेबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज विद फीडबैक एंड फ्रैक्शनल चेंज विदाउट फीडबैक। यहां पर ये चीज होती है। अब हम कोई भी चीज में फ्रैक्शनल चेंज चाहते, सपोज करो आप वाई है, वाई में आप कितना चेंज हुआ, फ्रैक्शनल चेंज चाहते हो, क्या करते हैं अपन, डी वाई लेकर के इसको वाई से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। यही तो फ्रैक्शनल चेंज होता है भाई। आपका कोई कंपोनेंट है, आपका वाई कोई एक आपका वेरिएबल है और ये डी वाई से चेंज हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो वो पर निकालते हो डी वाई जितना चेंज हुआ अपॉन में इसकी इनिशियल वैल्यू। तो मैं कहता हूं कि यहां पर फ्रैक्शनल चेंज है, स्टेबिलिटी फैक्टर को एस बोल देते हैं अपन, और यहां पर फ्रैक्शनल चेंज विद फीडबैक क्या बन जाएगा आपका, मैं बोलता हूं डी ए एफ, मतलब फीडबैक देने पर आपका जो है चेंज, किसमें चेंज, एम्पलीफायर के गेन में चेंज, अपॉन में इसकी इनिशियल वैल्यू, डी ए, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, ए एफ थी भाई, ये तो होगा ए एफ में फीडबैक के सही चेंज, फीडबैक के साथ में मैं इसका जो गेन बोल रहा हूं वो कितना है, ए एफ है। तो ए एफ में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, ए एफ में चेंज अपॉन में ए एफ की इनिशियल वैल्यू, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल चेंज विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक गेन कितना लिया था अपन ने, ए लिया था, तो डी ए अपॉन में इसकी इनिशियल वैल्यू मतलब ए। इस तरह से अपने पास में दो रेशियो मिल जाते हैं। इसको इक्वेशन मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से मैं इसको लिखता हूं S इज इक्वल टू, मैं इसे लिखता हूं यहां से इसको लिख दूं मैं डी ए एफ, डिनोमिनेटर में डी ए है ना, डी ए एफ डिनोमिनेटर में डी ए, और ये बन जाएगा ए और डिनोमिनेटर में ए एफ, ऐसा ही तो कुछ होगा, ऊपर चला जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है हमारे पास में। बट हम जानते हैं कि आपका जो ए एफ होता है, ए एफ इज इक्वल टू कितना होता है, ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। नेगेटिव फीडबैक के लिए कहा था मैंने इसको कि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक के लिए 1 माइनस ए बीटा और नेगेटिव फीडबैक के लिए 1 प्लस ए बीटा होता है। निकाल सकते हैं हम इसको, पिछले वीडियो मैंने निकाल रखा है इसे। तो ये आपका फीडबैक के सहित जो गेन हो रहा है उसको हमने यहाँ पर निकाल रखा है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डी ए एफ अपॉन में डी ए, यहाँ से
ये आपका नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये हो जाएगा आपका जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ से रहेगा आपका जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो पहले अपन इस नॉमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस ए बीटा और डी बटा डी ए ऑफ ए, यही तो हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, माइनस जो नॉमिनेटर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और डी बटा डी ए ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा, ऐसा ही तो होगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो डी ए एफ डिनोमिनेटर में डी ए दैट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये बचेगा 1 प्लस ए बीटा, ठीक है, और माइनस ये एज इट इज है, डी बटा डी एफ 1 का तो 0 और डी बटा डी ए ऑफ ए का 1 और बीटा बाहर, तो ये ए बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है। ये ए बीटा से ए बीटा कैंसल, तो डी ए एफ अपॉन में डी ए कितना बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। तो फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, अपन सेकेंड से इसकी वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट में, तो इन फर्स्ट वैल्यू पुटअप कर दें, तो क्या है एस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर एफ अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1 प्लस ए बीटा, तो ए अपॉन में ए एफ की वैल्यू क्या होगी, इसको ले आओगे इधर, इसको ले जाओगे उधर, तो ए अपॉन ए एफ कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ए बीटा, यहाँ रख दूँ, चाहे इसको भी नाम दे दो, इक्वेशन 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, तो ए अपॉन में ए एफ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा, है ना, और डी ए एफ अपॉन में डी ए की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पर कितनी है इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस ए बीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो एस इज इक्वल टू जो होगा 1 अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ए बीटा 1 के साथ में ऐड हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी सेंसिटिविटी भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि सेंसिटिविटी स्टेबिलिटी फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी फैक्टर भी ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी से एम्पलीफायर की कम है तो स्टेबलाइजेशन फैक्टर भी लेस होगा। यहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे एस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर के डिक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर सेंसिटिविटी भी एम्पलीफायर की डिक्रीज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब जो नेगेटिव फीडबैक देने से जो इनपुट वोल्टेज पर ये एम्पलीफायर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर अगर थोड़ा देर इंक्रीज होगा तो उस पर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा, और साथ ही यहाँ पर पैरामीटर्स जो उसके होते हैं गेन वगैरह उस पर भी ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव फीडबैक लगा क्या कर सकते हैं, हम इजीली यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी फैक्टर को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये पहला एडवांटेज है भाई। हमने वहाँ पर क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए कई तरह के अपन ने अरेंजमेंट किए थे, साथ साथ एक अरेंजमेंट अपन क्या कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक का भी कर देते हैं, कि ये इस जो आपका एम्पलीफायर के जो पैरामीटर्स हैं उस पर डिपेंडेंसी एम्पलीफायर की कम करता है, एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। और हम यही तो चाहते हैं कि एम्पलीफायर कम सेंसिटिव रहे, टेम्परेचर का उसके ऊपर कम इफेक्ट पड़े, इसके लिए अपन नेगेटिव फीडबैक को क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। सेकंड जो इसका है, सेकंड यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर इस सेकंड वाले पोर्शन में यहाँ हम कह सकते हैं इंक्रीज इन गेन स्टेबिलिटी। जो आपकी गेन स्टेबिलिटी होती है, इंक्रीज इन गेन स्टेबिलिटी, भाई गेन स्टेबिलिटी भी इफेक्टिव होती है टेम्परेचर से। भाई ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा टेम्परेचर वर्क करते करते तो ये गेन को स्टेबल नहीं रख पाएगा, गेन भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। हार्मोनिक प्रेजेंट अगर इनपुट सिग्नल आप हाई कर देते हो तो आपका आउटपुट भी यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाएगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे। और हम आउटपुट को स्टेबल चाहते हैं तो गेन स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज इन गेन स्टेबिलिटी, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए इज वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, हम ये बोल देते हैं ए इज वोल्टेज गेन
विदाउट फीडबैक, ठीक है ना, विदाउट फीडबैक आपका वोल्टेज गेन है। और AF जो है आपका ये है वोल्टेज गेन विद फीडबैक, फीडबैक के सहित वोल्टेज गेन आ रहा है इसका। AF वोल्टेज गेन विद फीडबैक एंड वोल्टेज गेन A है वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं, हमने पहले भी कहा है, यहां से हम जानते हैं AF इज इक्वल टू A अपॉन में 1 प्लस A बीटा, ये होता है। और जो आपका मैन्युफैक्चरर जब इसको डिज़ाइन करता है एम्पलीफायर को, तो डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखता है कि A बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा रहे। मैंने कहा था बीटा तो लेस देन 1 होता है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 1 रख, लेकिन जब A बीटा जब मल्टीप्लाई होगा इसका एम्पलीफायर गेन, और ये क्या है, ये आपका जो है बीटा नेटवर्क का गेन है, मतलब ये इसको बोल सकते हैं फीडबैक गेन है। ये तो 1 से लेस है, बट ये बहुत ज़्यादा रखा जाता है A की वैल्यू, तो A बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा रखी जाती है, तो इसके कंपैरिजन में ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, AF इज इक्वल टू A अपॉन में A बीटा, ये हो जाएगा। A से A कैंसल, तो AF इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, बीटा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आपका जो फीडबैक है, फीडबैक गेन, फीडबैक देने के बाद जो आपका गेन आ रहा है विद फीडबैक, है ना, यहाँ पर विदाउट फीडबैक है। ये जो आपका AF आ रहा है ये वोल्टेज गेन विद फीडबैक है, मतलब फीडबैक देने पर जो वोल्टेज का गेन आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पर, जो एम्पलीफायर के पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस बीटा पर डिपेंड कर रहा है। बीटा की वैल्यू जितनी लेस होती है आपका जो है यहाँ से फीडबैक देने पर ये गेन उतना ही क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि आपके गेन में भी क्या होती है, यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, गेन में भी यहाँ पर थोड़ा सुधार होता है, और अच्छा गेन हमें यहाँ पर फाइंड आउट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका गेन क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये आपके सिग्नल पर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी इसकी खत्म हो जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है इसका, ये रिडक्शन करता है। तीसरा इसका बेनिफिट किसका, एडवांटेज किसका, तीसरा एडवांटेज है आपका नेगेटिव फीडबैक का। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, ये रिडक्शन इन डिस्टोरेशन एंड नॉइज, ये जो है रिडक्शन कर देता है। तो रिडक्शन इन डिस्टोरेशन एंड नॉइज, जो नॉइज को भी क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इसको डिक्रीज कर देता है, हटा देता है। तो रिडक्शन इन डिस्टोरेशन एंड नॉइज, ठीक है ना। और नॉन लीनियर डिस्टोरेशन यहां पर होते हैं। मैंने अभी भी कहा है कि अगर हम इनपुट सिग्नल यहां पर देते हैं और इनपुट सिग्नल अगर हाई होता है, तो हमने क्यू पॉइंट की पहले बात की है, हाई देते ही क्या होता है कि वहां से ये क्यू पॉइंट है आपका, यहां से अपन लेते थे इसको बिल्कुल इस तरह से, ऐसे कर्व खींच करके ऐसे इस तरह से। तो यहां पर अगर क्यू पॉइंट ले रहे हैं, अगर सिग्नल एकदम हाई कर दिया तो क्या होगा, ये आपका जो कुछ सिग्नल क्या हो जाएगा, यहां से जो रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर सिग्नल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। पहली चीज तो ये, तो सिग्नल आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और सिग्नल डिस्टॉर्ट होने के साथ साथ ही क्या होगा कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें नॉन लीनियर हार्मोनिक्स इसमें बिल्कुल प्रेजेंट हो जाएंगे, जो हमारी इस एम्पलीफायर की नॉइज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मतलब वो सिग्नल जो हम चाहते नहीं है वो सिग्नल भी इसमें साथ में आ जाएंगे, जिससे आपके इसके ऊपर एक तो लोड भी ज्यादा पड़ेगा, दूसरा ये आवाज भी ज्यादा करेगा, नॉइज इसमें बढ़ जाएगा। तो यहां पर अपन नेगेटिव फीडबैक दे करके हम डिस्टोरेशन और नॉइज दोनों को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एम्पलीफायर जो है, यहां पर फीडबैक के सहित जो डिस्टोरेशन है, भाई यहां से सिग्नल आपका जाता है ना, ये सिग्नल यहां से एम्पलीफाइड होता है। इनपुट जो है आपका डिस्टोरेशन कितना है, यहां पर D है, ठीक है ना। या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर डिस्टोरेशन है D विदाउट फीडबैक डिस्टोरेशन है, मतलब यहां से मैंने सिग्नल दिया और यहां पर मुझे D मिला पहले तो D क्या है आपका, लेट D इज इक्वल टू, यहां पर डिस्टोरेशन है, और डिस्टोरेशन किसके बगैर है, डिस्टोरेशन है, और कैसा है ये, विदाउट फीडबैक है, विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक यहां पर डिस्टोरेशन मिल रहा है यहां पर, तो डिस्टोरेशन विदाउट फीडबैक है, ठीक है। ये डिस्टोरेशन यहां से यहां तक पहुंचा। अब हमने क्या कर दिया, इस सिग्नल का कुछ पोर्शन इसमें इंटर कराया। मान लेते हैं कि यहां पर जो है D डैश पोर्शन मैंने इसमें इंटर कराया, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा इसका, बीटा D डैश मिलेगा,
है ना। तो यहां से ये इसमें इनपुट होगा और इनपुट होकर के ये एम्पलीफाइड होकर फिर से कितना बन जाएगा, ये ए बीटा डी डैश हो जाएगा। ये सिग्नल वापस जाएगा, ए तो पहले से था, बीटा डी डैश का फिर से एम्पलीफिकेशन होगा तो ए बीटा डी डैश हो जाएगा। यहां पर मैं बोल देता हूं कि डी डैश जो है ये आपका डिस्टोरेशन है, डिस्टोरेशन ये कैसा है आपका, विद फीडबैक है। मतलब फीडबैक लगाने पर जो डिस्टोरेशन आपका कितना हो जाता है, ये डी डैश हो जाता है, ऐसा हम कह देते हैं इसको। तो यहां से फीडबैक डिस्टोरेशन कितना है, फीडबैक डिस्टोरेशन अपने फीडबैक कितना दिया है, तो फीडबैक डिस्टोरेशन, जिस डिस्टोरेशन का अपन ने फीडबैक दिया है तो फीडबैक डिस्टोरेशन कितना हो जाएगा, डिस्टोरेशन फीडबैक डिस्टोरेशन कितना होगा आपका, ये यहां से डी डैश आया और ये बीटा डी डैश आपका, तो बीटा डी डैश फीडबैक डिस्टोरेशन है ना। और एम्पलीफाइड डिस्टोरेशन कितना है, तो एम्पलीफाइड डिस्टोरेशन मतलब विकृति बोलते हैं इसको हिंदी में अपन। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा डी डैश तो पहले था और इसको इस एम्पलीफायर ने ए से क्या कर दिया, एम्पलीफाइड कर दिया, तो ए बीटा डी डैश। तो यहां नेट डिस्टोरेशन कितना आया, तो नेट डिस्टोरेशन अपन निकालना चाहते हैं, तो नेट डिस्टोरेशन क्या होगा भाई आपका, तो मैं कहता हूं कि डिस्टोरेशन विदाउट फीडबैक और डिस्टोरेशन विद फीडबैक, इन दोनों को अगर अपन यहां से घटा दें, भाई यहां पर विदाउट फीडबैक कितना मिल रहा था, डी मिल रहा था, ठीक है। और जब फीडबैक लगा दिया तो फीडबैक लगाने पर यहां सिग्नल कितना मिल रहा है अपने को, ए बीटा डी डैश मिल रहा है। अगर इस डी में से अपन ए बीटा डी डैश निकाल दें तो जितना आपका डिस्टोरेशन हुआ है वो डिस्टोरेशन हमें यहां से मिल जाएगा। तो यहां से इसको उठा इधर लेके आ जाओ, तो डी डैश प्लस ए बीटा डी डैश इज इक्वल टू डी, डी डैश कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा 1 प्लस ए बीटा रहेगा इज इक्वल टू डी, और डी डैश इज इक्वल टू कितना है, डी अपॉन में 1 प्लस ए बीटा। अब यहां फिर देख रहे हैं ये वैल्यू क्या है, 1 प्लस ए बीटा इज ग्रेटर देन वैल्यू, वेरी वेरी ग्रेटर देन वैल्यू, ए बीटा पहले से ज्यादा है और 1 के साथ और ऐड हो गया तो ये वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब डी डैश जो होता है वो डी से क्या हो जाता है, लेस होता है। अगर ये वैल्यू 1 हो जाती तो डी डैश इज इक्वल टू डी आता, बट ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाने से डी डैश की वैल्यू क्या होती है, इस डी से बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब हमारे सिग्नल में डिस्टोरेशन भी क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक के कारण से, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक द डिस्टोरेशन डिक्रीजेस, डिस्टोरेशन भी यहां पर आपका डिक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से अपन नॉइज के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं नॉइज के लिए कहूं कि आपका एन डिस्टोरेशन नॉइज विदाउट फीडबैक एंड एन डैश नॉइज विद फीडबैक, इसी प्रकार सॉल्व करके मैं इसको लिख सकता हूं, तो एन डैश इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 प्लस ए बीटा यहां पर प्रूव किया जा सकता है। और यहां पर भी हमें क्या मिलता है, एन डैश लेस देन एन, मतलब यहां पर नॉइज भी क्या होता है, डिस्टोरेशन जो है डिस्टोरेशन के साथ नॉइज भी क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिडक्शन इन जो है डिस्टोरेशन एंड नॉइज दोनों में यहाँ पर क्या होता है आपका, रिडक्शन यहाँ पर हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता है आपका, तो इंप्रूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो इसके पहले एक टॉपिक था फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का जो हमने यहाँ स्टडी नहीं किया है, वहाँ से आप बिल्कुल इसको स्टडी करके आप देख सकते हैं, पूरा कर्व उसका वहाँ पर है, बट हमने उसको स्टडी नहीं किया है। तो यहाँ से अपन बात करते हैं तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट, भाई ट्रांजिस्टर के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से इम्प्रूवमेंट किसमें, इम्प्रूवमेंट इन किसमें इंप्रूवमेंट करना है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में यहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में इंप्रूवमेंट होता है। और जो आपकी बैंड विड्थ होती है वो बैंड विड्थ भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बैंड विड्थ इंक्रीज। इस नेगेटिव फीडबैक के कारण से क्या हो जाता है कि बैंड विड्थ भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में भी क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, यहां पर सुधार होता है। जैसे हम यहां कहें हमारे पास में है और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहां से सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए, फॉर अपन सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर लेते हैं, सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर,
है ना। सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए हम यहाँ पर करंट या वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। तो ये करंट या वोल्टेज गेन होता है 8, करंट या वोल्टेज गेन होता है और किस पर होता है 8 लो फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल डेरिवेशन निकाल सकते हैं अपन इसको, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखना, फिलहाल आपको अभी एक रेडीमेड फार्मूला मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो लो फ्रीक्वेंसी पर जो आपका करंट और वोल्टेज गेन होता है लो फ्रीक्वेंसी पर, और वो होता है आपका AL दैट्स इज इक्वल टू AM अपॉन में ये बन जाता है 1 माइनस जे FL अपॉन में F। यहां पर आपका जो AM है, AM को मैं यहां लिख सकता हूं AM इज इक्वल टू, ये आपका करंट गेन है एट मीडियम फ्रीक्वेंसी, है ना। ये आपका करंट गेन है एट मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडीमेड हमने फार्मूला उठाया है यहां से इसको। और जो आपका FL है, ये FL क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इसको अपन बोलते हैं लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। AM है करंट गेन एट मीडियम फ्रीक्वेंसी पर है, और FL क्या है, लो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार से हम जो है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं। तो फॉर अगेन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए AH जो गेन आएगा वो होता है AM अपॉन में 1 प्लस जे FH अपॉन में F। FH क्या है आपकी हाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और AM क्या है करंट गेन इन एट मीडियम फ्रीक्वेंसी। ये दो इक्वेशंस हम वहां से उठाते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां इनपुट सिग्नल गेन एम्पलीफायर विद फीडबैक, हम जानते हैं कि विद फीडबैक जो आपका गेन होता है, ये गेन होता है आपका AF दैट्स इज इक्वल टू A, और डिनोमिनेटर में यहां से होता है 1 प्लस A बीटा, 1 प्लस A बीटा, ये होता है। हमने पहले भी इसको सॉल्व किया और लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बीटा जो कहलाता है फीडबैक गेन रेशियो या फीडबैक रेशियो, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं, है ना। और लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको लिख सकता हूं मैं फॉर लो फ्रीक्वेंसी, इसी इक्वेशन को मैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकता हूं। तो फॉर लो फ्रीक्वेंसी के लिए जब मैं फीडबैक दूंगा ये बन जाएगा A लो फ्रीक्वेंसी के लिए ALF दैट्स इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, ये बन जाएगा A अपॉन में 1 प्लस AL बीटा, यही होगा AL अपॉन में 1 प्लस A अपॉन में 1 प्लस AL बीटा, यही होगा। अब हम यहां सॉल्व करें तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ALF दैट्स इक्वल टू इतना A अपॉन में 1 प्लस AL बीटा। A क्या है, ये तो विदाउट फीडबैक था ना, और ये फीडबैक कैसे, तो अपन फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो विद फीडबैक गेन ये होता है। और फॉर लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इस इक्वेशन को यहां से इस तरह से लिख सकता हूं। अगेन मैं यहां से इस AL की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर देता हूं, तो मुझे मिलता है यहां से ALF दैट्स इज इक्वल टू कितना मिलता है, ये मिलता है मुझे AM, यहां से मुझे मिलती, इस वैल्यू को यहां पुटअप कर रहा हूं मैं, तो A, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1 प्लस AL की जगह AL की वैल्यू ये है आपकी AM अपॉन में कितना है 1 माइनस J, और कितना है FL अपॉन में F, ये है ना, और इनटू साथ में कितना है, ये बीटा है, एज इट इज लिख दिया मैंने इसको, बीटा अपनी जगह पर और AL की जगह AL की वैल्यू पुटअप कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक। यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करके यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये है LCM ले लें, और LCM लेके A की वैल्यू भी हम यहाँ पुटअप कर दें। A की वैल्यू हम जानते हैं ये आपकी AL है, यहाँ से इसको भी AL लिख दें, तो ये AL है आपका, ये भी तो AL होगा, तो AL, और AL भी हमारे पास चल रहा है, तो ALF क्या होगा, इसका LCM ले लें सबसे पहले। तो ये बनेगा आपका कितना है 1 माइनस AL की जगह तो क्या लिख दूं मैं, चलो इसको बाद में लिख दूंगा, 1 लिख दूं, फिलहाल इसको लास्ट में लिख दूंगा आगे। ये बन जाएगा 1 माइनस JFL
अपॉन में एफ, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये कितना है ए एम बीटा, ये बिल्कुल है हमारे पास में। और इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो इसके डिनोमिनेटर में रहेगा आपका कितना, ये बन जाएगा 1 माइनस जे एफ एल अपॉन में एफ, ये रहेगा बिल्कुल आपका, इनटू ए एल क्या रहेगा आपका, तो ए एल आपका ये रहा, तो मैं लिख दूं इसको ए एम अपॉन में 1 कितना है माइनस का जे एफ एल अपॉन में एफ, यही रहेगा। अब देखो ये बटे के बटे में सबसे ऊपर जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हम उसको लिख लेते हैं पहले तो ए एल एफ जो मुझे मिला है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, ए एल एफ दैट्स इज इक्वल टू कितना मिला है मुझे यहाँ से, तो ये बन गया आपका ए एम, है ना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका, ये है 1 माइनस का जे एफ एल अपॉन में एफ, यही है, और प्लस का कितना है साथ में ए एम बीटा है बिल्कुल एज इट इज लिख दिया इसको मैंने, कोई चेंजेस नहीं। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से इसको डिवाइड करता हूं मैं, और डिवाइड करता हूं किससे, दोनों को, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1 प्लस बीटा ए एम से, ठीक है, और यहां पर भी इसको डिवाइड कर दिया 1 प्लस बीटा ए एम से या ए एम बीटा से, एक ही बात है। यहां से ए एल एफ दैट्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिख दूं ए एम, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस बीटा ए एम एज इट इज है, और इसके डिनोमिनेटर में इसको लिख दूं मैं, देखो अब ये 1 प्लस ए एम बीटा, मैं बटे अलग अलग करूंगा, तो 1 प्लस ए एम बीटा को साथ साथ लिख दूं, तो 1 प्लस ए एम बीटा से 1 प्लस ए एम बीटा कैंसिल, 1 बचेगा, फिर माइनस इस पूरे के डिनोमिनेटर में ये रहेगा आपका, तो कितना बन जाएगा जे और इंटू एफ एल अपॉन में एफ इंटू 1 प्लस ए एम बीटा या बीटा ए एम आ जाएगा एज इट इज, ऐसा कैसा। मैं यहां से मान लेता हूं लेट ए एम अपॉन में 1 प्लस बीटा ए एम, है ना, और इस क्वांटिटी को मैं कह देता हूं यहां से ए एम एफ कह देता हूं, ए एम एफ, है ना। इक्वेशन नंबर कितनी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, एंड जो ये एफ एल है ना, एफ एल अपॉन में कितना है 1 प्लस ए एम बीटा, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं यहां पर जो है एफ एल एफ कह देता हूं इसको, तो एफ एल इसको मैं एफ कह देता हूं। तो ये इक्वेशन 5 और 6 से, फ्रॉम 5 एंड 6 इन 4, इस 4 में वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं, तो ए एल एफ दैट्स इज इक्वल टू, ये पूरा बन जाता है, तो ये ए एम एफ डिनोमिनेटर में 1 माइनस जे रहेगा, और एफ एल अपॉन में ये है आपका एफ एल अपॉन माना है मैंने, इसको पूरा कितना माना एफ एल एफ, तो ये बन जाएगा एफ एल एफ, और बटे में कितना है आपका, यहां से एफ मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। 7th इक्वेशन हमने यहां निकाल ली, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें इक्वेशन 6 में, फ्रॉम इक्वेशन 6 यहां से देखें अगर हम, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, प्लस आ रहा है साथ में, तो इसके इंक्रीज होते ही ये क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एफ एल एफ की वैल्यू होगी, ये जो है एफ एल से क्या होगी, कम होगी। मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक देने से क्या होगा कि लो फ्रीक्वेंसी विद फीडबैक इज लेस देन लो फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक। इसका मतलब फीडबैक देने से जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपकी, डिक्रीज हो गई, और कम हो गई, पहले से ही कम थी और कम हो गई, तो डिक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार से सिमिलरली मैं यहां से प्रूव कर सकता हूं, भाई मैंने यहां पर ये कहा था आपका, जैसे कि ये कहा था लो पावर के लिए, है ना, और लो पावर फ्रीक्वेंसी, और अपन जो है हाई पावर के लिए इसको निकाल सकते हैं। फॉर लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये कंडीशंस में लिखी थी, और ये हाई पावर के लिए ये निकाला था मैंने, इसको भी लेकर के मैं प्रूव कर सकता हूं, इसको भी मैं लूंगा, फिर इसी प्रकार से ये इक्वेशन में फिर से लिखूंगा, इसमें इस वैल्यू को यहां लाके पुटअप करूंगा और पूरे को सॉल्व करूंगा। तो यहां पर जो हमारे पास में मिलेगा मुझे, वो मिल जाएगा ए एच एफ हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, ए एच एफ कितना बन जाएगा,
AMF ये रहेगा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 1 प्लस जे ये रहेगा आपका, और 1 प्लस जे, और साथ में रहेगा आपका F अपॉन में FHF। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर FL ऊपर था, है ना, FLF ऊपर था और F नीचे था, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्योंकि वो प्लस है साथ में, तो F अपॉन में FHF हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसके लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो FHF निकलेगा ना, वो FHF किसके इक्वल होगा, वो FHF आपका होगा यहां से FH और 1 FH और साथ में 1 प्लस A बीटा नेगेटिव फीडबैक के लिए। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, यहां से ये फ्रीक्वेंसी इसके लिए निकाली थी हमने, है ना, ये वैल्यू निकाली, इसको पुटअप करके उसी प्रकार ये वैल्यू निकालूंगा मैं, इसको पुटअप करके FHF की वैल्यू यहां पर बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है इस इक्वेशन को लेकर के, यहां से इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं FHF की वैल्यू ये है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस बीटा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इसके इंक्रीज होते ही ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब FHF इज ग्रेटर देन FH, मतलब कि फीडबैक के सहित जो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक इज ग्रेटर देन हाई फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है फीडबैक के देने से। तो फीडबैक के देने से हाई फ्रीक्वेंसी आपकी क्या बन जाती है, यहां पर इंक्रीज हो जाती है, और लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले लो थी और कम हो जाती है, और हाई फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से अगर इसका हम कर्व खींचते हैं तो ये कर्व हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है, जैसे यहां पर इसको मैं ये कर्व खींच रहा हूं, है ना, यहां से हम कर्व खींच के शो कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है और ये आपकी एम एक्सिस है, गेन एक्सिस है ना, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और यहाँ से जो है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे मुझे मिल रही है, ऐसे इस तरह से, ऐसे फ्रीक्वेंसी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो देखो ये यहाँ से ये आपकी वैल्यू है किसकी, FL की, और ये वैल्यू किसकी है आपकी, FH की, ये दोनों वैल्यूज होती है इसकी। और जैसे हमने ये विदाउट फीडबैक है, और फीडबैक देने से क्या हुआ, तो फीडबैक देने से क्या हो जाएगा कि यहां से लो फ्रीक्वेंसी तो और डाउन हो जाएगी आपकी, देखो डाउन हो गई, ये लो फ्रीक्वेंसी यहां पर ही है, तो ये FLF है, लो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो गई, और हाई फ्रीक्वेंसी ये देखो यहां से ऐसा जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, FHF। फीडबैक देने से हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और लो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, और बैंडविड्थ क्या हो गई आपकी, ब्रॉड हो गई। पहले FH माइनस FL बैंडविड्थ थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि फीडबैक देने से लो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो गई, तो लो फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो गई, और हाई फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो गई FH से कुछ ज्यादा, तो यहां से बैंडविड्थ भी क्या होती है आपकी, अब बैंडविड्थ कितनी है, FHF माइनस FLF, तो ये बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाती है फीडबैक देने से इन द कंपैरिजन ऑफ विदाउट फीडबैक। और साथ ही साथ आपका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, उस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में भी यहां पर इंप्रूवमेंट होता है, ये ज्यादा रिस्पॉन्स देता है फ्रीक्वेंसी। पहले बैंडविड्थ कम थी तो फ्रीक्वेंसी के लिए, हर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका रिस्पॉन्स कम था, पर अब बैंडविड्थ यहां पर इंक्रीज हो चुकी है, तो बैंडविड्थ के इंक्रीज होते ही ये सभी तरह की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, उसको इंप्रूव करने की यहां पर कोशिश करेगा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी क्या होता है आपका, इंप्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ यहाँ फीडबैक के यहाँ पर कुछ अपन ने एडवांटेजेस देखे। इस तरह नेगेटिव फीडबैक को हम मोस्टली सर्किट में यूज करते हैं, गेन कम हो जाता है भले, लेकिन फिर भी इन कंपोनेंट्स जो आपके 4-5 तरह के कंपोनेंट्स बताए हैं, इन फैक्टर्स के कारण हम नेगेटिव स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं।